स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु योगेंद्र पर। जैसा कि आपको जानते हैं कि अभी हाल ही में 8, 9, 10 जून को पुलिस की परीक्षा होने वाली है और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें ये मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर करें और भविष्य में अपना कीर्तिमान गढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य अगर करते हैं, अगर सरलता के साथ करें तो मुझे लगता है सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है। अभी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम का टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। अभी बहुत कम समय बचा है तो प्रैक्टिस करिए। जो भी आपने पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक। पिछले कुछ एग्ज़ामों में मैंने देखा, जहाँ तक है मेरा अनुभव है, 2010 से मैं पुलिस की परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को। तब से अपना अनुभव ये रहा है कि जो लास्ट मोमेंट होता है ना बच्चों का, तो उस हम वो प्रेशर लेते हैं। अपना प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप प्रेशर मत लीजिए। एग्जाम में जाइए, फ्री होल्ड होकर जाइए, फ्री माइंड से जाइए। जब आप फ्री जाएंगे बिल्कुल भी, आपको टेंशन नहीं होगा, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आप करके आएंगे। तो अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके दिमाग में रिजल्ट पहले से तय है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो हम आपके साथ अच्छा करने के लिए यहाँ हैं। अभी हाल ही में कुछ पेपर की हमने सीरीज बनाई है, आप उसमें सहभागिता करें और उसको देखें। और जो परीक्षा में जो पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि टोटल 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो हम अभी जीएस का अभ्यास करने वाले हैं। तो जिसमें जो प्रैक्टिस सेट पेपर हमने सेट किए हुए हैं, आप उनको अनुनयन करें और उसी के आधार पर पेपर की तैयारी करें। तो हम प्रैक्टिस सेट पेपर शुरू करते हैं, तो देखिएगा। तो जैसे पेपर में परीक्षा में आते हैं उस प्रकार से क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई? तो ये दिमाग में हमारा जाना चाहिए। कब की पुरानी कहानी है, आज से 26 वर्ष पुरानी कहानी है। क्योंकि देखिएगा 2010, 2015, 2016, 1999। तो ये दिल्ली लाहौर बस सेवा प्रारंभ हुई थी 1999 में। अब 1999 में प्रारंभ हुई तो किन के कार्यकाल में हुई, थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें किसी भी विषय का, तो उसकी अंदर की चीज़ जानने की आवश्यकता है। तब तुम्हें थोड़ा वो चीज़ ध्यान में रहेगी। भविष्य में आगे इस प्रकार कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। जैसे ये दिल्ली लाहौर बस सेवा प्रारंभ हुई थी। अब दिल्ली और लाहौर दो शब्द से आपको ध्यान में आ रहा होगा। एक तो ये दिल्ली माने भारत और लाहौर माने पाकिस्तान। तो ये सेवा जो थी लाहौर और यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बस सेवा है, अब सोचो आज ऐसी स्थिति है, क्या लगता है तुम्हें? क्या इस प्रकार की सेवाएं आज चालू हो सकती हैं? अभी हम लोग वार्ता भी नहीं कर रहे एक दूसरे सही तरह से, तो बस तो बहुत दूर की बात रही। पर उस समय परिस्थितियां क्या रही होंगी? आप जानते हो कारगिल का युद्ध हुआ था। अब कारगिल वॉर हुआ, कारगिल वॉर जस्ट इसके बाद हुआ था, आप ये कह सकते हैं। अब जो बस सेवा शुरू हुई 2 फरवरी में शुरू हुई, फरवरी 1999। उस समय नवाज शरीफ वहां के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देते हैं कि वार्ता करने से जो संबंध बन सकते हैं वो लड़ाई करने से या एक दूसरे पर कटाक्ष करने से नहीं हो सकते। वो हमेशा वार्ता के पक्ष में रहे, क्योंकि आप जानते हैं कवि होता ही वार्ता के पक्ष में होता है, क्योंकि अटल जी कवि थे। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बस सेवा प्रारंभ हुई थी वो लगभग क्योंकि 1999 की बात है, जब नवाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री थे, पर कुछ समय बाद लगभग ये मान लो 8, 9, 10 महीने को उपरांत तख्ता पलट हो गया। और तख्ता पलट हो गया, परवेज मुशर्रफ वहाँ का कौन बन गया? जो कि जनरल था वो वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, और वहाँ का तानाशाह या सब कुछ जो था वो बन गया, तैयार हो गया। उसके बाद हमारे 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादियों जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने क्या किया? हमारी संसद पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद ये बस सेवा थी वो समाप्त कर दी गई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब प्रारंभ हुई? 1999 में प्रारंभ हुई। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? नवाज शरीफ थे। और अब भारत में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कब समाप्त हो गई? 2001 में समाप्त हो गई। कारण क्या था? कारण उसके पीछे था, आप समझ सकते हैं क्या कारण था भाई? कारण था संसद पर हमला। जब हमारे ऊपर हमला होगा तो हम कोई भी से मैत्री वाली बातें हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान जो एक महाधिवक्ता का पद है, किसकी बात करते हैं? राज्यों में महाधिवक्ता, यह कानूनी अधिकारी होता है। कैसा कानूनी अधिकारी होता है? देश में महान्यायवादी होता है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार की बात करते हैं तो सरकार का भी कोई ना कोई पक्ष रखने वाला व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में देखें तो तीनों ही जो व्यवस्थाएं, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही अलग अलग हैं। तो न्यायपालिका अलग है। अब भारत का या किसी भी राज्य का पक्ष रखने के लिए अगर कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो लॉ का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि भाई कानून है, कानून के अनुसार चलता है। तो यहाँ हमारे यहाँ ये क्या होता है, राज्यों की सरकारों का ये कानून का ज्ञाता होता है, जिसे महाधिवक्ता बोलते हैं। तो जो महाधिवक्ता है तो उसका चयन होता है राज्यों में। अब किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 165। और देश में कौन होता है? महान्यायवादी, जिसका विषय अलग रहेगा। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा किसके सिद्धांत से प्रेरित होकर बनाई गई? अब विषय सर्वोदय योजना का आता है। अब सर्वोदय योजना समझ में आ रहा होगा ना, सर्वोदय माने सबका उदय। अब सबका उदय, अब जेपी जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कुछ बदलने का काम किया था। पर ये प्रेरणा किससे ली थी सर्वोदय योजना की? ये ली थी, ये उत्तर आता है पुरुषोत्तम दास, 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, एम एन रॉय और जे आर डी टाटा। अब इनसे तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ प्रेरणा मिल सकती थी। ये अपने अपने क्षेत्र के ये विशेष व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जो थे वो सबके बारे में सोचने वाले थे। इन्होंने शिक्षा का भी, अगर ऐसी शिक्षा की बात की है जिसमें स्किलफुल शिक्षा होनी चाहिए, और साथ साथ सबके विकास की बात की उन्होंने। तो इसी प्रकार से इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इनसे प्रेरणा ली, सर्वोदय की बात की। महात्मा गांधी के विषयों को ध्यान में रखते हुए सर्वोदय योजना की प्लानिंग इनके दिमाग में आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसके ध्यान से आया? महात्मा गांधी के की क्रियात्मक जो कार्य थे उनके माध्यम से जो कुछ भी ध्यान में आया उनको उन्होंने इस योजना का फिर उसमें इन्होंने नाम रखा है इसका, सर्वोदय योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा असम में 1857 क्रांति का नेता था? अब आप सोचो, अब 1857 क्रांति क्वेश्चन तो बहुत आते हैं परीक्षाओं में, हर स्थान से आते हैं। और तुम देखो अब ये क्रांति किस प्रकार की थी। अभी क्रांति की बात करते तो क्रांति ये तो नहीं थी किसी एक स्थान से क्रांति खड़ी हुई थी, नहीं। 1857 क्रांति पूरे भारत में थी। परंतु अब क्रांति तो थी पर समस्या इसमें एक थी। वो समस्या ये थी कि कहीं ना कहीं एकत्र क्रांति नहीं थी। कहते नहीं है कि सब इकट्ठे होकर अगर क्रांति करते अंग्रेजों के खिलाफ तो मुझे लगता है उसी समय भारत देश आज़ाद हो गया होता। पर क्या है कि विविध विविध देशों, विविध विविध स्थानों की अलग अलग समस्याएं थी, और अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग अलग लोगों ने क्या किया था, अलग अलग स्थानों पर क्रांति करने का काम किया था। तो इसी प्रकार से यहां बात आती है, असम में क्रांति जो 1857 क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो असम में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे दीवान मनीराम दत्त। इनने असम में अपना कंट्रोल किया और वहां पर अंग्रेजों को क्या किया, प्रतिकार करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन कहां बना? तो ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन मतलब वहां पर महिलाएं जो हैं, काम करने वाले भी महिलाएं, आने जाने वाली भी महिलाएं, तो कहने कि महिलाओं के लिए स्टेशन बनाया गया था। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे, दिल्ली कैंट रेलवे, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन गांधीनगर, तो ये जो व्यवस्था जो बनाई गई सरकार के माध्यम से वो बनी थी गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं भी महिलाओं के विषय में कोई बात आती है तो महिलाओं का सबसे पहले कहाँ कोई कार्य हुआ है,
कोई नई बैंक बनी है जो केवल पूर्णतः महिलाओं के लिए है, महिला कर्मचारी उसमें काम करने वाले हैं, इस प्रकार की आप लिस्ट बना सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये बात आती है कि ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन कहाँ बना, तो पहला है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? अब लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, अब हमारे यहाँ अगर प्राचीन काल की प्राचीन काल की व्यवस्था के अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था रही कि लोक सेवक हुआ करते थे, परंतु जो अब वर्तमान के लोक सेवक हैं शायद हो सकता है उससे थोड़ा सा विलग हो, अलग हो। तो हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के माध्यम से दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिनियमों की बात की गई है, तो अधिनियम आप जानते हैं भारत में व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहले 1924-25 के नियर अबाउट हुआ है। तो ये हम ध्यान से दे सकते हैं उस समय एक्ट कौन सा आया था, तो यहाँ पे दिया है एक्ट 1892, एक्ट 1909, एक्ट 1919 और एक्ट 1935। तो 1924-25 में इसका गठन हुआ, तो आप कह सकते हैं उसके नजदीक एक्ट कौन सा है, तो वो है एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं कि सोयाबीन मूलतः किस देश की फसल है? अब मूलतः फसल का मतलब होता है कि वह उसका मूल है, मतलब वहीं से वो फसल प्रारंभ हुई है। जैसे अपने भारत में देखें, क्योंकि आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से बाहर गई हैं और भारत में बहुत सी चीज़ें बाहर से भारत में आई हैं। जैसे मैं आपको विषय बताऊँ, जैसे रसगुल्ला है, जलेबी है, समोसा है, ये हमारे विशेष प्रकार की डिश है जो हमारे यहाँ से बाहर इस समय बड़े ट्रेंड में चल रही है। और विदेश की चीज़ें जैसे चाउमीन, मोमोज़ वगैरह चीज़ें यहाँ आ गई हैं ऐसे ट्रेंडिंग में। और देखो कपड़े पहनने के तरीके हैं, हमारा अलग है, उनका अलग है, परंतु क्या है ग्लोबलाइजेशन ज़माने के अंतर्गत क्या है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब भारत में बहुत से ऐसे देश जो उपनिवेश के रूप में भारत में आए, तो वो लोग अपनी कुछ छाप छोड़कर यहाँ गए, उनमें सोयाबीन भी एक विशेष तौर पे मान सकते हैं हम लोग। तो सोयाबीन मूलतः देखा जाए तो चीन का प्रोडक्ट है, परंतु भारत में आया संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से भारत में आया, पर मूल कहाँ का है? ये चीन का है। 4 ऑप्शंस में हमारा उत्तर क्या होगा? चीन सही होगा, कि मूलतः कहाँ का है, किस देश का फसल है? चीन का है। ऐसे आलू कहाँ का है, इस प्रकार की कई फसलों के नाम आप ध्यान में कर सकते हैं कि आलू कहाँ से आया, प्याज कहाँ से आया, या कोई भी दाल है तो कहाँ से आई, अगर भारत की है तो भारत की, और भारत से बाहर की आई तो बाहर की है। तो आप इस पर एक बार ध्यान केंद्रित करके इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है, निम्नलिखित रोगों में से किसे धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो धनुस्तंभ यानी इंग्लिश में इसमें लिखा है लॉक जॉ। लॉक जॉ का मतलब है, लॉक माने लॉक होना, जॉ माने जबड़ा, कि अगर ऐसी कोई समस्या हो जिसमें शरीर में जकड़न पैदा हो, ऐसी समस्या हो कि शरीर जकड़ जाए, चेहरा जकड़ जाए, तो ऐसी स्थिति बने तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है जकड़न वाला। टिटनेस है, हैजा है, उपदंश है और प्रमेह है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा कि भाई टिटनेस ऐसा है कि टिटनेस में इस प्रकार की कंडीशन आती है, शरीर जकड़ जाता है पूर्णतः, तो आप इसका उत्तर हम कर सकते हैं टिटनेस। हैजा में तो आप ज़्यादा उल्टी वगैरह होती हैं, गर्मी के मौसम में जब पानी कमी आए तो हैजा हो जाता है। उपदंश की स्थिति भी ऐसी ही है कुछ, और प्रमेह की स्थिति भी कुछ इस प्रकार से ही है। तो टिटनेस का आप इसका क्या होगा? उत्तर होगा लॉक जॉ की स्थिति में। अगला है (1510) में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया? तो अब गवर्नर था, 1510 की बात है, पुर्तगीज था, गोवा पर आया गवर्नर। तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि बीजापुर के सुल्तान की बात आ रही है, तो बीजापुर का सुल्तान उस समय कौन था, ये भी दिमाग में होना चाहिए भाई। प्रश्न यहाँ ये भी तो बदल सकता है, अभी तो ये कहा था कौन गवर्नर था, अब उस समय पूछ लेते कि जब गोवा पर कब्जा हुआ उस समय सुल्तान कौन था, तो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह।
आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कोई उपनिवेश के तौर पर भारत में आया था तो वो पुर्तगीज आए थे, और 1498 वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारत में वो लोग यहाँ आए। फिर धीमे धीमे उन्होंने प्रशासन करना शुरू किया, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से गोवा पर सबसे पहले उन्होंने विशेषकर तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कब्जा किया, और कब्जा करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नूना दो कुना, वास्को दी गामा, ये सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने इतना प्रभाव नहीं छोड़ा जितना अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने छोड़ा, क्योंकि उसने अधिकांश सैन्य विषयों का नेतृत्व करते हुए बहुत सी चीज़ों पर कब्जा करने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई? शुरुआत की गई तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम लोग। न्यायिक पहल द्वारा, राजनीतिक पार्टी द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संवैधानिक संसाधनों के द्वारा। तो याचिका की शुरुआत की बात करते हैं तो सब ध्यान में आता है शायद ये मुझे लगता है जनरल पीआईएल की स्टार्टिंग जो है वो 1980 में हुई थी सबसे पहले, 1980 के आसपास का विषय है, और ये कहीं ना कहीं जनहित याचिका का विषय आता है। तो आप देखिएगा कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो हम लोग इस विषय को लेकर, खासकर मौलिक अधिकार संबंधी कोई विषय आता है तो जनहित याचिका के माध्यम से सभी की समस्याओं को लेकर के हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तो ये एक न्यायिक व्यवस्था के द्वारा न्यायिक पहल है, ये न कि राजनीतिक पहल है, ना ही संसद के द्वारा है, ना संविधानिक है, परंतु देखा जाए तो कैसी है, वो एक न्यायिक पहल के तौर पर है। और पीआईएल कब से दाखिल हुआ? 1980 से प्रारंभ हुआ। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी आते जनहित याचिका की, तो वो भी आप ध्यान रखें, पीआईएल की फुल फॉर्म भी देख लेंगे आप लोग। अगला विषय है, क्वेश्चन के तौर पे आप देखिएगा इसमें, अब क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी कुछ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो यहां पर दिया हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पेशा क्या था? तो पशुपालन, औद्योगिक श्रम, घरेलू कामगार और कृषि। वैसे तो भारत पूरा कृषि प्रधान देश माना जाता है, और हम लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी बहुत आगे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पशुपालन मुख्य पेशा है अपने यहाँ का, कृषि है। तो अगर देखें उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो है कृषि। हम कृषि प्रधान स्टेट हैं क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाधिक तौर पर गेहूं, गन्ना इत्यादि चीजें होती हैं, तो एक कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इसकी छाप है। अब आगे चल के, अब योगी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी वो बहुत आगे निकलने वाला है, क्योंकि कोशिश की जा रही 3 ट्रिलियन तक, मान 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बने, ये हम सबका सौभाग्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? जमाना कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित बात की गई है, कमांड की बात, कमांड आधारित इंटरफेस की बात की गई है। माना ऐसा इंटरफेस या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड पर डिपेंड हो। तो आज से लगभग हम बात करते हैं सन ऑपरेटिंग सिस्टम 98, OS 98 था, फिर उसका 2000 आया, 2003 आया, 2000 ऐसे करके कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने। तो उससे पहले, सबसे पहले जो फ्लॉपी जो डाटा एंट्री के लिए विशेष था, तो वो था MS DOS। तो MS DOS कमांड आधारित था, तो यहां पे हमारा उत्तर होगा MS DOS। उबंटू, एंड्रॉयड, iOS ये सारे बाद के विषय हैं, MS DOS पहला है जो कमांड आधारित विषय था। ठीक है, अगला आप देखेंगे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है? और आप जानते हैं भाई, मोटर वाहन संशोधन का अधिनियम जो आया है वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बहुत समय पहले अंग्रेजों के ज़माने का जो लॉस चल रहे थे वो अभी हमारे अनुकूल नहीं थे। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया, थोड़ी सख्ती दिखाई गई, और उस सख्ती में कहीं ना कहीं जुर्माना राशि थोड़ी बढ़ाई गई। अब उन जुर्माना राशि बढ़ाने की स्थिति में यहाँ पर बताया कि बिना परमिट के अगर आप कोई वाहन चलाएंगे तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऑप्शन में 2000, 4000, 1000 और 5000।
तो उत्तर उसका होगा हमारा 4,000, कि अगर हम बिना उसकी गाड़ी चलाएंगे परमिट के तो आपको कितना है, 4,000 रुपये जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं लॉज की बात करें ट्रैफिक नियम की बात करें तो ट्रैफिक नियम जितने अधिक कड़े होंगे उतना अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था बनेगी। भारत की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़े नियम कड़े बनाने की आवश्यकता है। हेलमेट के बिना कोई व्यक्ति चलता है या अपने सही रास्ते से नहीं चलता है या किसी प्रकार से कोई नियम तोड़ता है तो उस पर दंड थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि बार बार वो इस प्रकार का उल्लंघन न करे। भारत में कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के जीवन के किस घटना को शब्द पद का यहां ध्यान देंगे। शब्द पद क्या है, वो है धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में तो भगवान बुद्ध की जो घटनाओं की बात करते हैं तो उनकी घटनाएं कहीं ना कहीं, चाहे उनके जीवन की घटना है, जैसे घर से बाहर जाकर ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाना, उसके बाद उपदेश देना, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं बुद्ध ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से लिखी गई हैं, जिन्हें कहा गया शब्द पद कहा गया है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, जैसे भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर से जब बाहर निकले तो ज्ञान प्राप्ति की तरफ गए तो उसे क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वो केवल्य की प्राप्ति हो गई, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने क्या हुआ, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश दिए तो उनको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो यानी प्रथम उपदेश देना ही क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। मृत्यु महापरिनिर्वाण हो गई। ऐसा करके उनके शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो शब्द आता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे प्रथम उपदेश देना, माने धर्म की ओर लोगों को मोड़ना, धर्म की ओर अग्रेसित करना। ठीक है, अगला है आपका पंद्रह क्वेश्चन है, सभी के लिए इन्वर्टर कॉमा में है तो ध्यान रखिए कुछ विशेष है। वो कभी कोई चीज इन्वर्टर कॉमा में होती है तो उसे विशेष फोकस होना चाहिए उस चीज का। तो आप यहां से देखिएगा, ये पूरा ये सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना, ये टैगलाइन है। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना किसका विषय था, सार्क सम्मेलन का, G20 सम्मेलन का, G7 सम्मेलन और बिम्स्टेक सम्मेलन। तो ये सार्क भी एक समूह है, G20 भी एक समूह है, G7 भी एक समूह है, बिम्स्टेक भी एक समूह है। ये समूहों के अलग अलग उद्देश्य हैं और लगभग सबके उद्देश्य ऐसे लगते हैं कि जैसे जितना बड़ा संगठन उसकी उतनी बड़ी व्यवस्थाएं। तो हम यहां समझें कि सभी की बात करने वाला है तो सार्क लगभग 8 देशों का समूह है, G7 तो 7 देशों का समूह हो गया, G20 20 देशों का समूह हो गया, उसके अलावा कुछ सहयोगी भी इसमें रहते हैं। बिम्स्टेक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यानी यहां पे हम देखेंगे कि 21वीं सदी की बात करने वाला अगर देखा जाए, जिसमें हम तो सबसे ज्यादा 21वीं सदी की बात करते हैं। क्यों, हम ये कहते हैं कि भारत 2047 तक क्या होगा, विकसित होगा, 21वीं सदी हमारी होगी। इसका उद्देश्य क्या है, हम सबसे बात करते हैं। तो इन सम्मेलनों में विशेषकर G20 सम्मेलन ऐसे देशों का समूह है जो कहीं ना कहीं विकसित और तीव्र गति से विकास करने वाले लोग देश हैं इसमें, जिसमें भारत भी है। तो वो G20 सम्मेलन का ये विषय था कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना। किसका था, G20 सम्मेलन। अब जितने भी सम्मेलन होते हैं आप विशेष ध्यान रखिए कहां होते हैं, किसके नेतृत्व में हो रहा है, अर्थात अध्यक्ष कौन है वहां का, माने कौन मेजबान था और उसका मूल विषय क्या था। इस पर आप जरूर जाइए। 2-3 बातें हैं किसी भी सम्मेलन की, आप इस पर बड़े विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ये करंट का विषय है तो करंट के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, कोई भी सम्मेलन है तो उसके बारे में थोड़ा जानिए, G20 क्या है, सार्क क्या है, G7 क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में विषय इसको रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत में सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी। तो आप सोचिएगा कि 1937 में जब सरकार की गठन की बात की जा रही है, अर्थात इसका मतलब है
कि चुनाव होने के बाद सरकार का गठन अंग्रेजों के समय में प्रारंभ हो गया था। ठीक, तो संयुक्त प्रांत अभी वर्तमान में देखें तो 28 प्रांतों में ऐसा मुझे लगता नहीं कोई भी नाम ऐसा है। तो पर उस समय जो नाम था संयुक्त प्रांत, जिसे हम लोग आज हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से हम लोग संयुक्त प्रांत कह सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत और कुछ जुड़ा था पहले, पर अभी उत्तर प्रदेश को मान के चलिएगा आप अभी जानने के दृष्टिकोण से। तो संयुक्त प्रांत के उस समय सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने तो वो कौन थे? तो उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत कहे भी जाते हैं कि सबसे पहले सीएम उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो जीवी पंत के रूप में थे। तो आप कह सकते हैं तो संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? अब भूमि सुधार अधिनियम की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जमींदारी उन्मूलन की बात हो रही है, क्योंकि भारत में क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम से पहले की। वो धीमे धीमे उसमें बहुत सी चीज़ें बदलाव होती गई, होते 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 स्थिति यही, जब हम भारत देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद भी इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए। तो ये सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? जो क्या जमींदारी उन्मूलन का मतलब होता है जमींदारी खत्म कर देना, और जमींदारी व्यवस्था हमारे यहाँ खत्म की गई, और खत्म करने का उद्देश्य यही था सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर सबको बराबर अधिकार मिले, और जिसमें जमीन का विशेष विषय था। कोई राजा ना बने, सामान्य व्यक्ति रहे, कोई जमींदार ना हो कि भाई हम जमींदार हैं तो हमारा हक है सब चीज़ पे, नहीं, एक सामान्य मजदूर भी अपने जमीन का हकदार हो सकता है, सामान्य किसान भी हो सकता है, वो कोई किसी के अंडर में काम ना करे, सब अपने लिए काम करें। तो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, तो वो सबसे पहले 26 जनवरी 1951, ऑप्शन में 26 जनवरी 1959 है, 52 है, 57 है, और ये लागू हुआ वो था 26 जनवरी 1951। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, एक बार इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ये क्योंकि इस प्रकार के एक्ट और अधिनियम भी परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिए इसका। अगला क्वेश्चन है 18 निम्न में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र माना बनता है जहां नदी समुद्र के साथ मिलती है? संक्रमण मतलब का मतलब होता है मेल, मेल। तो यहां पर ये भू आकृतियां दे रखी हैं। अब भू आकृति का मतलब ये है कि हो सकता है जलाकृति कोई हो सकता है कोई पहाड़ी आकृति हो, या इस प्रकार की कोई आकृति हो। तो ये उन्होंने क्या किया है, जल संक्रमण की बात कर रहे हैं। कोई भी नदी है एक क्षेत्र पे जहां पे जाकर समुद्र के साथ मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। जहां से वो प्रवेश करती समुद्र मिलती है, ज्वार नद मुख कहा जाता है। और भी सारी चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर जैसे यारदंग हो गया, तो यारदंग क्या है, एक प्रकार से पहाड़ी है। ऐसे वरखान है, अरेत भी है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्स हैं। तो जिसमें से आंसर हमारा क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जहां नदी समुद्र के साथ मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वार नद मुख बोलेंगे। वैसे भी ज्वार भाटे आपने सुने होंगे समुद्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसे जोड़ सकते हैं, इसको ज्वार नद मुख। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा तोड़ के बात करेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, तो वो ये है कि साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो आजकल बड़े आप देखिएगा भारत में धीमे धीमे कानून का शासन हो रहा है। अब साथ साथ में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो अब कहीं ना कहीं फ्रॉड जो है आमने सामने ना होकर के ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, या आपका कहीं ना कहीं कोई भी लेन देन आप कर रहे हैं उसमें फ्रॉड हो रहा है, यानी इसे हम लोग साइबर फ्रॉड का एक नाम दे देते हैं। तो साइबर अपील अधिकरण के अंतर्गत की बात करते हैं ये। अगर कोई आदेश पारित हुआ, अब उसके खिलाफ आपको अपील दायर करनी है, तो उसकी समय सीमा इन्होंने क्या निश्चित की है, तो मैं आपको बता दूं 90, 30 दिन, 60 दिन और 45 दिन। तो उसकी समय सीमा है 60 दिन। कि आप साइबर अपील अधिकरण में
या उसके खिलाफ अगर कोई विषय हुआ है तो आप क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील दायर उसमें कर सकते हैं। तो ये सरकार के माध्यम से ये आपको अधिकार दिया गया है। अगला 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की बात करते हैं तो ये होता क्या है, पहले तो ये समझिएगा। अब इसरो के माध्यम से क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, वो लोग सूचनाएं भेजते हैं, तो उन सूचनाओं को संग्रहण करना, इकट्ठा करना और वो कैसे उपयोगी हो सकता है उस काम को आगे फॉरवर्ड करना, ये काम है इसका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का। एक छोटी छोटी बात मैंने आपको इसमें बता दी। तो इसका केंद्र कहां स्थित है, तो उसका उत्तर होगा इलाहाबाद, शिमला, पटना, हैदराबाद। क्या होगा उसका आंसर? उसका एनआरएससी का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में, और इसरो का मुख्यालय कहां है? बंगलुरु। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसरो से जुड़ा हुआ विषय है। तो थोड़ा सा इसरो के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप एनआरएससी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। जब कोई विषय आता है तो उसको थोड़ा सा हमें जोड़ना चाहिए। अब एनआरएससी आ गया है इसमें, तो हमें कहीं ना कहीं इसरो के बारे में पढ़ना, थोड़े से उससे जुड़ा हुआ विषय को लेकर पढ़ना। ऐसे यहाँ साइबर अपीली की बात की तो साइबर अपराध क्या हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लॉज हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी की आवश्यकता है। क्योंकि हम पुलिस वाले बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और दिवस आप जानते हैं, कोई भी परीक्षा हो तो उन परीक्षाओं में दिवस तो अवश्य आते हैं। कौन सा दिवस कब सेलिब्रेट होता है ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में आता ही आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में एक न कोई ना कोई आ जाता है। तो इसमें आया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात की गई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें तो ये 4 मार्च, कब है? 4 मार्च। पहली ऑप्शन है ए 4 मार्च, 4 दिसंबर, 15 जनवरी और 21 सितंबर नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 मार्च होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है? अच्छा, मार्शल आर्ट फॉर्म की बात की गई है। यहाँ एक तरह से कला शैली है, ये कला है। इसका मार्शल आर्ट का प्रयोग करना ऐसा नहीं होता केवल अपने आप को बचाना और साथ साथ में कलात्मक रूप से सबको दिखाना, ये होता है। पहले क्या था, अपने आप को तग करना और सामने वाले के लिए तैयार करना। तो ये सारा विषय इसमें आता है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिए कलारिपयट्टू, थोड़ा, सिलंबम और थांगता। तो जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है शायद ये भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये केरल की है। और थांगता मणिपुर की है, सिलंबम तमिलनाडु की है, और थोड़ा शायद, थोड़ा नहीं, थाता है, सही कुछ और है ये, जो भी हो। परंतु हमारा आंसर क्या होगा? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट फॉर्म कौन सी है? सिलंबम। ये है, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, एक लड़ाई लड़ने का तरीका है। और हमारे दक्षिण भारत में देखें तो मार्शल आर्ट बेसिकली जो जापान, चीन वगैरह में गई है, कुंफू वगैरह वगैरह कई प्रकार की चीज गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दक्षिण से ही निकलकर बाहर गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद को निम्न में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रायोजित किया है? प्रायोजित किया है मतलब क्या होता है कि किस देश की सहायता से संसद बना, वो थोड़ा हमें देखने की आवश्यकता है। तो इसमें चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया। तो अफगानिस्तान की सहायता की बात करते हैं तो ये थोड़ा मुझे लगता है अब सही आ जाए, दिखाई दे रहा होगा वैसे। ठीक है, 2015 निर्मित अफगानिस्तान संसद के निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रायोजित किया है? अब तो ये हुआ है हमने
क्या है कि भारत ने अफगानिस्तान संसद, जिसको शोरा नाम दिया गया, क्या नाम दिया? शोरा, शोरा, हमारे द्वारा, माने भारत के द्वारा प्रायोजित है, पूरा हमने उसका खर्चा उठाया है और शोरा हमने बना के तैयार किया हुआ है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय मान लो कि हम लोग ऐसे देश हैं जो दूसरे देश की संसद बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अगला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया? तो इसमें ऑप्शन दिए 1991, 93, 95, 98। तो आप समझिएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शायद शुरुआत सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय 1991 में हुई थी। उस समय कांग्रेस सरकार थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि अपने दरवाजे दूसरे लोगों के लिए खोले, और इस काम के लिए हम थोड़े से लेट हो गए। ये काम क्योंकि आप जानते हैं, कहते हैं कि चीन हमसे 2 वर्ष बाद में आज़ाद हुआ था, और चीन ने ये लमसम 1971, 72, 73 के आसपास अपने दरवाजे दूसरी दुनिया के, मतलब और लोगों के लिए, माने और जो व्यवसायी व्यक्ति थे, जो निवेश करने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए खोल दिए थे। और हम लोग उस चीज़ में थोड़े पीछे हो गए। इसलिए चाइना, आजकल कोई भी प्रोडक्ट देखो मेड इन चाइना है। कारण क्या? उन्होंने टेक्नोलॉजी बाहर से लाने के लिए अपने दरवाजे खोले, तो वो उतना ही आगे बढ़ गया, हम अभी उतना ही पीछे। तो कहीं ना कहीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से क्या होता है कि विदेश का पैसा हमारे यहाँ निवेश होता है, और निवेश होने के बाद हमें उससे उसका फायदा भी मिलता है। ठीक है, इस मामले में वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छी महती भूमिका निभाई है, और अत्यधिक मात्रा में बाहर से निवेश भी वो लेके आ रहे हैं, और कह भी रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और आप इस बात को जानते हैं। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। अगला है रामसर समझौता से संबंधित है। अब ये रामसर क्या है, दिमाग में आता है। तो रामसर क्या है? तो रामसर एक प्रकार से ऐसा भूभाग मानते हैं जो कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। आर्द्र भूमि ऐसी भूमि जो दलदली हो, पानी युक्त हो, जो कहीं ना कहीं पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए होती है। तो शायद मुझे लगता है कि रामसर समझौता जो शुरुआत होती है वो शायद 2 फरवरी 1971 ईरान से प्रारंभ होता है। ईरान ने सबसे पहला ऐसा काम किया था कि रामसर भूमियों का संरक्षण करने का काम किया था, आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने का काम किया था। ये आर्द्र भूमियां हैं जिनको संरक्षण करने का काम किया, जिससे क्या है कि विशेषकर पक्षियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कभी कभी कि अपने कहीं तालाब होते हैं, और बड़े बड़े तालाब, उनके पास क्या है, पेड़ पौधे होते हैं, उन पर क्या है, बड़े बड़े बाहर से निकल के पक्षी आते हैं, उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, और पशु आते हैं, वहाँ रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसे भूभाग को संरक्षित करने का काम होता है। तो भारत में शायद मुझे लगता है कि लगभग 99 भूमियां ऐसी हैं जो रामसर भूमि के रूप में कहीं ना कहीं संरक्षित की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक शायद 20 तमिलनाडु में है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वो आप इसको ध्यान रखिएगा। अपने भारत में कितनी 99 हैं, और तमिलनाडु में सबसे अधिक हैं, वो है 20 के आसपास। तो रामसर भूमि की बात की गई, रामसर समझौता की शुरुआत की गई, वो किसके लिए? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आप ध्यान रखिएगा। और स्टार्टिंग कहां से हुई? ईरान से हुई इसकी। ठीक है, भारत में कितना? 99, सबसे अधिक कहां? तमिलनाडु में। आपको यानी कोई भी चीज आए, कोई विषय जब आए ना सामने, तो आप इस सोचिए कि वो पूरा उसके बारे में जानने का प्रयास करिए। कभी भी ऑब्जेक्टिव स्टडी में जाना तो कहीं इसी यही आधार उनका यही होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसका पूरा आधार क्या है, पूरा वेश क्या है, उसकी तैयारी आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया किस मंत्रालय के कार्य में आता है? क्योंकि आज देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, आज इसी का जमाना है भाई। बिना इसके हम लोग, मुझे लगता नहीं कोई भी कार्य संभव है। अब इसके बिना कुछ भी हम कह सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय।
तो कहीं ना कहीं ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया की बात आती है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। अगला है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र माने यूएन शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? तो शस्त्र व्यापार संधि का मतलब यह है कि ऐसा देश जो अपने शस्त्र बना ले और बनाने के बाद देशों में क्या करे, बेचने का काम भी कर सके। तो ये पहले सबसे अधिक अमेरिका करता था और अधिकांश यूरोपियन कंट्रीज करते थे। अब उसमें कौन शामिल हो गया है? कहने को धीमे धीमे भारत भी इस भूमिका में चल रहा है, परंतु अभी इसके अंतर्गत नहीं आया है। तो इनमें से कौन सा देश है जो आया है? तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर होगा हमारा चीन। ये हाल ही में ऐसा विषय हुआ है। अगला, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर, हाँ नेशनल डिजास्टर और स्टेट डिजास्टर, राज्य आपदा की बात करते हैं। तो राज्य आपदा की बात करते हैं तो ये नेशनल डिजास्टर की बात करेंगे, यहां राज्य आपदा की बात करेंगे। तो इसके अध्यक्ष के तौर में कौन माने जाते हैं? तो यहां प्रधानमंत्री शायद होते हैं। तो यहां राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है। तो हमारा उत्तर हमारा क्या होगा? बी। ये आपके 3 ऑप्शन में छोड़कर आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसमें होगा, राज्य के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद हैं? सोर्स ऑफ इनकम्स, हमारा इनकम कहां से जोड़ी जाती है, कौन इनकम है, क्या कौन कौन से इनकम है, मद कौन कौन से हैं जो कहीं ना कहीं इनकम में जोड़े जाते हैं? तो कितने मद हैं? 6, 5, 3, 4। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए इसमें? तो किसके मद कितने हैं? तो हमारा उत्तर है 5 मद हैं। जैसे हमारी पर्सनल इनकम होती है, घर है, या हमारी जो घर से कोई इनकम हो सकती है। ठीक है। अगर हमारी कोई संपत्ति है तो संपत्ति से इनकम हो सकती है। अगर हमारा कोई व्यवसाय तो व्यवसाय से इनकम हो सकती है, और अन्य स्रोत। ऐसे करके 4-5 मैंने आपको बताया 5 मद इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये 5 मद इसमें विशेषकर रहते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका का उल्लेख मिलता है? तो द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका मतलब यह कि जिसमें विधानमंडल भी हो और विधान परिषद भी हो, अर्थात उच्च सदन हो और निम्न सदन हो। तो निम्न सदन उच्च सदन दोनों होने चाहिए, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहां पे अगर देखें तो केरल, तमिलनाडु, असम और बिहार, तो इन 3 में तो नहीं है। तो ये उत्तर हमारा क्या होगा? बिहार। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ऐसे लगभग 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1921, 1915, 1910, 1934। तो महात्मा गांधी के विषय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षाओं में। क्योंकि ये हमारे लिए या भारतीय इतिहास के, आधुनिक इतिहास के बेसिकली बहुत बड़े महापुरुष हैं, जिनके माध्यम से ये आज़ादी की नींव रखी, हम लोग कह सकते हैं आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका इनकी मान सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत लौट कर आए मतलब क्या होता है? ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो लगभग बताते हैं कि 1884 शायद, या उससे बाद में के आसपास ये बैरिस्टर बनकर के, एक गुजराती कंपनी थी, बैरिस्टर बनकर के वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए, और वहां पर उन्होंने उसकी क्रियाविधि करी,
20, 25, 26 साल तक वहाँ पर एक बैरिस्टर के तौर पर, कानूनी वकील के तौर पर वहाँ रहे। फिर वो वापस लौट कर आए, और वो लौट कर आए थे 1915 में। और 1915 में जब वापस लौट कर आए, जब गए उस समय उनका विचार अलग था, जब लौट कर आए तो उनका विचार अलग था। जब भारत में लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि जैसी हालात दक्षिण अफ्रीका में थे वैसे हालात भारत में भी थे। तो उन्होंने सोचा मैं वहां से यहाँ आ गया तो मैं करूँगा क्या। तो उनके दिमाग में आता है कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने, उनके पहले गुरु मानते हैं, वो अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो उनसे उन्होंने प्रश्न किया मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप भारत भ्रमण करके आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपका गोल सेट हो जाएगा। तो भारत जब भ्रमण करके आए तो उन्होंने देखा कि जैसी स्थिति चाहे वो भारतीयों की हो, चाहे वो वहाँ के लोगों की हो दक्षिण अफ्रीका में थी, वैसी स्थिति या उससे बदतर स्थिति भारत में थी। क्योंकि हम दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था और भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया। टारगेट सेट करके उन्होंने धीमे धीमे क्या किया, अपने आप को इस कार्य में, जो कि आगे चल के उन्होंने कई आंदोलन किए जिसके माध्यम से आज़ादी की एक प्रकार से बहार शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं ये 1915 के बाद ही प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष में भारत में कब, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष माने किस वर्ष भारत में किया गया था, ये अधिनियम कब आया ये। अब भ्रष्टाचार की बात आती है, चाहे कितने भी अधिनियम आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं कहते हैं व्यक्ति के संस्कार में अगर भ्रष्टाचार घुस गया तो समझ जाओ वो जिंदगी भर चाहे कितने अधिनियम बना लेना तो वो भ्रष्ट बनेगा। पर कहीं ना कहीं कोई भी कार्य होता है लॉज के माध्यम से हमारे यहाँ होता है, जैसे संविधान है, संविधान हर व्यक्ति समझ जाए तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं सही तरह से। पर क्या है, आदमी दुरुपयोग करता ही है। तो यहाँ भी आप बात सकते हैं निवारण अधिनियम तो बनाया, तो बनाने के बाद भी आज भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कम नहीं हुआ, लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में ये है। पर यह अधिनियम वर्ष कब आया था वो आप देख सकते हैं, तो 1988 जहाँ तक जानकारी में। ठीक है, अगला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस ने क्या अपनाया, किसके माध्यम से गवर्निंग का काम किया। आजकल जानते हैं गवर्निंग का जो तरीका है वो ई गवर्नेंस हो गया सबसे अधिक। आजकल आईटी का 6 सेक्टर है, तो आईटी का सेक्टर के आधार पर ये गवर्नेंस की शुरुआत हुई है। तो उसका उत्तर होगा समानांतर दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, परिवर्ती दृष्टिकोण, तो कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण। इसका उत्तर होगा कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण। इसको थोड़ा सा विस्तार से अधिनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, अभी बताने से बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है। संपदा का अधिग्रहण कहते हैं कि भारत की जितनी भी संपदा है, चाहे वो किसी व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति की हो, वो भी भारत की संपदा ही मानी जाती है। तो वो चाहे जब उसको लगता है राज्य या देश के लिए आवश्यकता है तब वो अधिग्रहित कर सकता है, ऐसा लॉज है। तो वो किसके अंतर्गत है, वो है अनुच्छेद 31A के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन इसका होगा अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 21A। तो पहला है अनुच्छेद 31A, जिसके अंतर्गत कभी भी कोई राज्य अर्थात देश किसी भी संपदा को, चाहे वो किसी की भी हो, अपने देश के हितार्थ उसे अधिग्रहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्व बोर्ड की स्थापना इलाहाबाद में की गई। राजस्व बोर्ड, अब क्योंकि राजस्व का विषय आता है, क्योंकि अब ये सारे जो ऑप्शंस हैं 1800, 1875, 1835, 45, 1831, तो राजस्व बोर्ड की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों के ज़माने का बोर्ड है। आज भी निरंतर और समस्यात्मक बोर्ड भी आज ये मान लो, सबसे भ्रष्टाचार वाला बोर्ड भी ये मान लो।
अब क्या है स्थिति, क्या है, हम ये कुछ कह नहीं सकते, पर कहते हैं सबसे अधिक घोटाला वगैरह भी इनमें ही होते हैं। जानकारी का अभाव के कारण हम इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर तब भी मानिए। तो इसकी स्थापना कब की गई, और वो भी कहाँ, इलाहाबाद में कब की गई? इलाहाबाद में हुई थी। तो शायद मेरी जानकारी हिसाब से 1831 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्व बोर्ड की। तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर आज भी लॉज चल रहे हैं राजस्व बोर्ड के। अगला है क्वेश्चन आपका, एप्पल के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? कोर्टाना, कोर्टाना, विक्शवी, सिरी, एलेक्सा। वर्चुअल असिस्टेंट, आप कोई भी बात बोलेंगे वो अपना काम करेगा। आजकल दुनिया क्या है, एक तरह से वर्चुअली हो गई है हर चीज़। जैसे मैं आपको वर्चुअली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप कहाँ हैं, आप मुझे यहाँ से सुन रहे हैं, ठीक है। तो और आप कोई भी कार्य है, जैसे पंखा है, स्विच ऑफ, आपको कुछ भी खुद हाथ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल बोल दीजिए, सारे काम होने लग जाते हैं। आजकल ऐसा सिस्टम शुरू हो गया है, वर्चुअली कार्य शुरू हुआ है। वर्चुअली असिस्टेंट का काम करता है, परंतु किसका है? एप्पल का है वो। तो वो कौन सा है? आंसर होगा श्री। श्री। आपने एलेक्सा भी नाम सुना होगा, एलेक्सा किसका है? शायद अमेजोन का है। तो श्री है वो किसका है? वर्चुअल असिस्टेंट किसका है? वो एप्पल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है? तो HCl एसिड जो होता है और बलगम का जो स्राव करने वाला जो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो अंग है वो यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय है। और ये सारे HCl जो एसिड आपने देखे होंगे, ये सारा जो स्रावित होता है वो आमाशय से होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा आमाशय होगा। हार्मोन स्ट्रीट समुद्र जलमार्ग है, हार्मोन नहीं, हारमुज स्ट्रीट है। हारमुज जो आजकल क्या है, बड़ा समस्यात्मक रहा है, अभी भी समस्यात्मक ही है, कहीं ना कहीं लड़ाई इसमें छिड़ी हुई है। ईरान अमेरिका का इस समय बड़ा द्वंद्व चल रहा है हार्मुज स्ट्रेट के अंतर्गत। तो हार्मुज स्ट्रेट है, तो हार्मुज स्ट्रेट नहीं, हार्मुज स्ट्रेट, जब टाइपिंग मिस्टेक है, हार्मुज स्ट्रेट। ये जलमार्ग है वो किस किस को जोड़ता है, यहां पे ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को अरब सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, और ए और बी दोनों। तो हार्मुज स्ट्रेट है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर को भी जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर, यानी दोनों, ए और बी, यानी फारस की खाड़ी ओमान खाड़ी से भी है और फारस की खाड़ी अरब सागर से भी है, इन दोनों से जोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों, ठीक है। ये स्ट्रेट बहुत परीक्षा में आते हैं, जैसे पाक स्ट्रेट हो गया, किन दो देशों के बीच में है? तो वो दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ऐसे ये स्टेट है किसके बीच में? आजकल लड़ाई का मुद्दा भी वही है भाई। ईरान वहां से लेकर के कोई भी जहाज निकलने नहीं दे रहा, तेल के जितने भी, तेल और गैस के जितने भी माल वाहक पोत हैं वो निकलें, तो वो कहता है कि यहाँ से हमें जो उसका टैक्स है वो देकर जाइए। अमेरिका कहता है हम टैक्स नहीं देंगे। इस प्रकार से कोई विषय चल रहा है जो आजकल बहुत लंबा विषय है, वो बात का विषय बताएंगे आपको। तो ये सब चल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ 38 क्वेश्चन बताए, जिसमें से करंट अवेयरनेस के भी क्वेश्चन हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, और साथ साथ आप ये कह सकते हैं हर स्तर से हैं, विशेषकर एक्ट भी है उसमें। तो आप एक काम करिएगा, जो जो प्रश्न मैंने बताया उसके इर्द गिर्द का विषय आप भी उसमें समझें और पढ़ें, और कोशिश करें इनको अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें, जिससे कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा और आप लाभ प्राप्त करें। मेरा यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसको करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।